इन अधिकारों को पढ़कर या सुनकर या समझ करके अपने अधिकारों का पालन करे, या अपने अधिकारों की समाज, संस्था या सरकार से मांग करे कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। ये मुख्य रूप से भारतीय जनता को 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता, अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर है संपत्ति का अधिकार। यानी कि भारतीय नागरिकों को संविधान के आधार पर 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार 25 से 28, संस्कृत शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 30 से 35 या अनुच्छेद 32, और संपत्ति का अधिकार। और ये भी कहा गया था संविधान में कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय को दिया गया है। यह भी कहा गया कि यदि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का किसी व्यक्ति, समाज, संस्था द्वारा या किसी राज्य द्वारा यदि हनन किया जाता है और यदि वह पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में पहुंच जाता है, तो न्यायालय का यह दायित्व होगा कि उस पीड़ित व्यक्ति के मूल अधिकार की हर संभव रक्षा करे और दोषी व्यक्ति को दंड दे। इसी बात को लेकर जो संपत्ति का अधिकार था, जो सरकार एक मानक तय कर रखी है कि इतनी आमदनी के यदि ऊपर किसी व्यक्ति के पास यदि आय होती है तो सरकार को टैक्स देगा। लेकिन लोग सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए अपनी वास्तविक कमाई को छिपा लेते थे और सरकार को टैक्स देने से बच जाते थे। यदि सरकार के कर्मचारियों को अगर इस बात की सूचना प्राप्त हो जाती थी कि अमुक व्यक्ति के पास इतनी अधिक आमदनी है और सरकार को टैक्स देने से बच रहा है,
यदि सरकार के कर्मचारी उसके ऊपर छापा मारते थे या कानूनी कार्रवाई करते थे तो पीड़ित व्यक्ति भाग करके न्यायालय की शरण पहुंच जाता था और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन इसी कारण संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के कारण मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, मात्र कि इसको कानूनी अधिकार की संज्ञा दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर ले, उसे सरकार से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सरकार का एक मानक है, यदि उस मानक से अधिक उसके पास आय है, आमदनी है, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। यदि वो व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देता, सरकार के कर्मचारियों के इस बात की सूचना मिल जाती है तो उसकी सारी संपत्ति को काले धन के रूप में परिवर्तित करके उसके सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है और वो व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण पर नहीं जा सकता। फिर अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A जोड़ा गया, अर्थात 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4A जोड़ा गया। और भाग 4A को जोड़ करके भारतीय नागरिकों को 10 कर्तव्य प्रदान किए गए, जिसमें यह बताया गया कि भारतीय नागरिकों के अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए और भारतीय लोगों को देश के प्रति किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है या तैयार रहने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है 42वें संविधान संशोधन 76 भाग 4 जोड़ करके नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य बताए गए। इसके बाद आठवां है नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार को आदेश देने के लिए बनाए गए हैं, अर्थात इन तत्वों के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराया जाता है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
दोनों को संविधान में मूल अधिकार और नीति तत्व दोनों को संविधान में अवगत किया गया है। लेकिन यदि कभी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आपस में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और यदि दोनों का मामला न्यायालय की शरण में जाता है तो न्यायालय मूल अधिकारों का पक्ष लेता है, नीति निर्देशक तत्वों का पक्ष नहीं लेता है। इसीलिए मौलिक अधिकार न्याय द्वारा मान्य है और नीति तत्व जो है न्याय द्वारा मान्य नहीं है, क्योंकि जो निर्देशक तत्व बनाए गए हैं ये केवल सरकार की कमियों को खोजते हैं, सरकार की कमियों को बताते हैं, सरकार को इस बात से अवगत कराते हैं कि सरकार को जो है देश के जनता के हित के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की जानकारी इन तत्वों के माध्यम से सरकार को प्रदान की जाती है। फिर है नवा, छुआछूत का अंत, अर्थात अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि जो हमारे देश का जो समाज है वो कई वर्गों में विभाजित है। उत्तम, मध्यम और निम्न। लेकिन समाज में इस छुआछूत की जो बीमारी है, जो उच्च और निम्न का जो भेदभाव है, इसको मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 का निर्माण किया गया और ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति समाज में भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा या भेदभाव की भावना को समाज में फैलाने का प्रयास करेगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। अर्थात समाज में ना तो कोई उच्च है और ना ही कोई निम्न है, अर्थात समाज में सभी लोग आपस में क्या है, बराबर हैं। इसीलिए जो है अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया। फिर है दसवां, वयस्क मताधिकार। वयस्क अर्थात हमारे देश में जो भी स्त्री या पुरुष 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का होता है, उन सभी को जो है वयस्क नागरिक माना जाता है, जिसको अंग्रेजी में एडल्ट कहते हैं।
और जो वयस्क नागरिक होते हैं, जिनका वोटर आई कार्ड पर नाम होते हैं, जिनका चुनाव पंजिका पर नाम होते हैं, वो व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हमारे देश में जो भी स्त्री पुरुष 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, वे अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि 18 वर्ष आयु इसलिए रखी गई है कि जो 18 वर्ष के व्यक्ति होते हैं या नागरिक होते हैं, उनके अंदर सही या गलत को सोचने या समझने की क्षमता होती है। क्या सही है क्या गलत है, इस बात का निर्णय वो स्वयं लेने में सक्षम होते हैं और वो अपने मत का प्रयोग उचित रूप से करते हैं। इसीलिए 18 वर्ष के नागरिकों को वयस्क नागरिक कहा जाता है। अर्थात ये कहा गया है कि वयस्क नागरिक 18 वर्ष के होते हैं, वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अर्थात हमारा जो देश है वो केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। केंद्र पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। जो राज्य होते हैं वे अपने राज्य की परिस्थितियों के आधार पर कानूनों का निर्माण करते हैं और सुचारू ढंग से शासन चलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके कारण दोनों संस्थाएं अपनी ही शक्तियों का उपयोग करें, एक दूसरे की शक्तियों का उपयोग न करें। जैसे पहला है संघ सूची। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं, 97। इन सभी विषयों का उपयोग केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। इनमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें 66 विषय हैं। जो राज्य सूची के 66 विषय हैं, इन पर राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी भी विषय में 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए
किस सूची पर कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाए तो राज्य सूची के उस विषय पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा। अर्थात राज्य की जो शक्तियां हैं उन पर केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन केंद्र की शक्तियों पर कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें 47 विषय रखे गए हैं। जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन यदि केंद्र और राज्य दोनों के बनाए हुए कानूनों पर अगर किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है तो ऐसे में केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा, राज्य के द्वारा बनाया कानून मान्य नहीं होगा। जबकि इस पर अधिकार दोनों का है, लेकिन मतभेद होने पर केंद्र का बनाया कानून मान्य होगा, राज्य द्वारा बनाया कानून मान्य नहीं होगा। फिर है अवशिष्ट शक्तियां। अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के बाद यदि जो भी विषय बचे हुए होते हैं उन सबको अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया जाता है और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। इस पर राज्य सरकारें कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस प्रकार से जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं थीं, जो मुख्य विशेषताएं थीं, उन सभी का हमने उनके विषय पर चर्चा की। और अब अंत में कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न देते हैं, जिनका आंसर आप लोग खोजिएगा। यदि किसी प्रश्न पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान हम कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा है
भारतीय संविधान सभा के गठन पर प्रकाश डालिए। अगला है संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला है कब लागू किया गया। अर्थात ये 5 क्वेश्चन हम बच्चों आपको दे रहे हैं। इन 5 क्वेश्चन के आप जवाब खोजिए। यदि किसी क्वेश्चन के जवाब में आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको उस प्रश्न का उत्तर या उचित जवाब बताएंगे। धन्यवाद।